हेलो मित्रों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वें अध्याय का अध्ययन किया था, विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिजिक्स की यूनिट का वो चैप्टर था। आज की वीडियो के माध्यम से हम यूनिट नंबर फर्स्ट बायोलॉजी की जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी की यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो 4 अंक का चैप्टर होता है। पहले चैप्टर का जो नाम है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सीधा थ्योरेटिकली चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो इसके बारे में जानकारी करेंगे अपन। अध्याय नंबर 1। बायोलॉजी की यूनिट का जो पहला अध्याय है आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 4 अंक का है। टोटल जो अंक हैं इस पाठ के लिए वो 4 हैं। 4 अंक में कुल 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 1 अंक का और एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। कुल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का आएगा वो पहले 11 क्वेश्चनों में मिलेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आइए, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य ये चैप्टर का नाम है। तो पहले जानना चाहेंगे भोजन से संबंधित कुछ एक बातें। आप जानते हैं, हम भी सभी जानते हैं कि सजीव जगत को जीवित रहने के लिए, अर्थात यूँ कहूँ मैं, सारे कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन से ही प्राप्त होती है। अर्थात ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उन पदार्थों को भोजन के रूप में पढ़ा जाता है। तो प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो होती है ये भोजन से प्राप्त होती है। इसके स्रोत एवं प्रकारों के आधार पर जीवों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधों की अपन बात करें, स्वपोषी हैं, ये अपना पोषण स्वतः बना लेते हैं। मानव की बात करें, मानव परपोषी कहलाता है। विषमपोषी जीव है, क्योंकि हम अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकते हैं, हमें भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है, वहाँ से अपन प्राप्त करते हैं। तो भोजन ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है और ऊर्जा चाहिए हर कार्य को करने के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सारे अंगों को संपादित करने के लिए, प्रत्येक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। आहार कह लो, भोजन कह लो, या यूँ कहूँ मैं इसको न्यूट्रिशन नाम दूँ, पोषण नाम दूँ, तो वाकई देखा जाए तो पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है। शरीर के बाहर से भोज्य पदार्थ को लेना एवं उसके अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अंदर लेने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो हर जीव को इस पोषण के रूप में, अर्थात भोजन के रूप में, इन आवश्यक तत्वों को ग्रहण करना होता है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए ये जानकारी करते हैं कि एक संतुलित आहार लेने की क्या ज़रूरत होती है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या आवश्यकता है इनकी हमारे शरीर में। संतुलित मात्रा में आहार या भोजन लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। दिमाग तेज और स्वस्थ बना रहता है। इम्यूनिटी जो पावर होती है वो हार्ड होती है, इम्यूनिटी का विकास होता है। इसलिए संतुलित आहार लेने की शरीर को आवश्यकता होती है। मतलब जानना चाहते हैं कि संतुलित आहार से क्या मतलब है।
या संतुलित भोजन कह दीजिए या संतुलित आहार कह दीजिए, बात एक ही है। तो संतुलित भोजन का क्या अर्थ है? इसलिए संतुलित भोजन लिया जाना चाहिए। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उसके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आदि सभी के लिए और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं किसे कहते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, बैलेंस फूड। क्या मतलब है संतुलित भोजन से? संतुलित भोजन से हमारा तात्पर्य उस भोजन से है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक अवयव उपस्थित होते हैं। अब यदि इन पोषक अवयवों की अपन बात करें कि कौन कौन से पोषक अवयव उपस्थित होने चाहिए, तो वो ये है क्रमशः संतुलित भोजन के अवयव: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और खनिज लवण। इसके अलावा आहारी रेशे जो होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मेनली जो भोजन के घटक होते हैं वो ये घटक होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल और खनिज लवण। या फिर ये कह दीजिए आप, इन सारे अवयवों से मिलकर के जो भोजन बना हुआ होता है उस भोजन को अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल दीजिएगा, ऐसा भोजन जिसमें भोजन की सभी आवश्यक अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल तथा खनिज लवण आदि उचित मात्रा में विद्यमान हों, तो उसको क्या कहते हैं? अपन संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन, चलो लिख देते हैं यहाँ डेफिनेशन। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जल तथा खनिज लवण ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल तथा खनिज लवण आदि उचित मात्रा में विद्यमान हों, उचित मात्रा में विद्यमान हों, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। एक नंबर की बड़ी अच्छी बढ़िया टिकाऊ परिभाषा बनी। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल तथा खनिज लवण आदि उचित मात्रा में विद्यमान हों, संतुलित भोजन कहलाता है। अब उस कंडीशन पर विचार करते हैं। ये जो अवयव बताए हैं हमने आपको, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल तथा खनिज लवण, इनमें से
एक या अधिक पोषक तत्व की कमी जब लंबे समय से हो तो क्या स्थिति आएगी, क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल तथा खनिज लवण, इनमें से कोई, ये सारे के सारे पोषक अवयव होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इन्हीं से अपन को ऊर्जा मिलती है। अब इन पोषक तत्वों में से कोई सा भी एक या दो पोषक तत्व जब अधिक समय से नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं क्या, कुपोषण। क्या कहते हैं, कुपोषण। कुपोषण कह दो या हीनता जन्य रोग कह दो, हीनता जन्य रोग, हीनता जन्य रोग भी कह सकते हैं। लिख देता हूं मैं इसकी भी डेफिनेशन। जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी, जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय से हो तो उसे कुपोषण या हीनता जन्य रोग कहते हैं। या हीनता जन्य रोग कहते हैं। तो जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय से हो तो उसे हीनता जन्य रोग या कुपोषण कहते हैं। जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय से हो तो उसे कुपोषण या हीनता जन्य रोग कहा जाता है। देखिए क्या कारण हो सकते हैं कुपोषण के। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। कुपोषण के कारण, कुपोषण के निम्न कारण होते हैं। किन स्थितियों में आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आदमी कुपोषण की चपेट में आ जाता है। उनमें से कुछ एक पर हम विचार करेंगे। जैसे नंबर 1, बेरोजगारी। गरीबी कहो, बेरोजगारी कहो, बात एक ही है। बेरोजगार होने के कारण लोग अपने भोजन में और सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सबमिट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, अशिक्षा या अज्ञानता। लोगों को एजुकेशन नहीं हो पाती है, शिक्षित नहीं रहते हैं, तो अशिक्षा के कारण वो इनके महत्व को नहीं जान पाते हैं। कौन से पोषक तत्व की क्या इंपॉर्टेंस है वो इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं। अर्थात अज्ञानवश भी आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या मूल कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। एक व्यक्ति गलत आदत का शिकार हो जाने के कारण, मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने के कारण भी अपने भोजन में और पोषक तत्वों को इंक्लूड नहीं कर पाता है और कुपोषण की चपेट में आ जाता है, अर्थात कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इन वजहों से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण के प्रभाव शरीर पर
मानसिक और शारीरिक वेदनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुपोषण का शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य जो कुपोषण है वो 3 चीज़ों के रूप में अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनमें पहला है आपका विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण देखिए, विटामिन की जो सोर्सेज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे स्रोतों से विटामिन प्राप्त होती है। हम सब्जी खाते हैं, पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में विभिन्न प्रकार की विटामिन पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हालांकि विटामिन भोजन का एक सूक्ष्म भाग होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये सूक्ष्म भाग होते हैं, लेकिन इनकी कमी से शरीर में अभाव रोग पैदा हो जाते हैं। यदि विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अभाव रोग पैदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कह दीजिए, भोजन में विटामिन की कमी होना क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। लिख दीजिए छोटी सी डेफिनेशन, भोजन में विटामिन की कमी होना भोजन में विटामिन की कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन कुपोषण कहलाता है। भोजन में विटामिन की कमी होना क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमें आवश्यक होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। देखिए कौन कौन से विटामिन हैं जो हमें आवश्यक होते हैं, क्या काम करते हैं वो विटामिन, उनकी कमी से क्या हो जाता है, कौन से रोग पैदा होते हैं, उनकी जानकारी करेंगे। तो देखिए पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कह सकते हो आप, रेटिनॉल। इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है रतौंधी। जब भोजन में विटामिन ए की कमी आ जाती है तो इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रतौंधी। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से पैदा होता है। दूसरे शब्दों में विटामिन ए को रेटिनॉल का नाम भी दिया जाता है। रतौंधी की पहचान क्या है, क्या लक्षण हो सकता है आपके शरीर में? इफेक्ट ऑफ द बॉडी, रात्रि में दिखाई नहीं देना, या प्रकाश का दिखाई नहीं देना, ये विटामिन ए। पूछा जा सकता है आपसे, एक और पक्की बात बताऊं मैं आपके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाया जाता है तो रतौंधी रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा आदमी ड्राइविंग नहीं कर सकता है। ऐसे बदल के पूछ सकता है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता है या प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो रोग का क्या नाम है? रतौंधी। दूसरी जो विटामिन है आपकी वो है विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से देखने को मिलता है। एक विटामिन आता है आपका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस
राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन नामक विटामिन जो होती है उसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। एक और चौथा विटामिन होता है नियासिन। नियासिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पैलेग्रा। पैलेग्रा। इसमें जीभ पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, जीभ पर पपड़ियाँ बन जाती हैं। जीभ पर पपड़ियाँ पड़ना इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। इसी प्रकार से जो तुम्हारा राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग है, इस रोग के अंतर्गत किनारे फट जाते हैं, मुंह के किनारे, मुंह के किनारे फट जाते हैं और यहाँ पे आपको जीभ पर पपड़ियाँ पड़ने लग जाती हैं नियासिन में। एक पांचवा जो विटामिन है आपका वो है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। स्कर्वी में त्वचा पर क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। मसूड़ों से खून की शिकायत रहती है। हाँ तो बच्चों, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। और एक और विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल भी कह सकते हो आप, कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन की कमी से जो रोग देखने को मिलता है और उस रोग का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स। रिकेट्स की क्या पहचान होगी? पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटने पास पास आ जाना मुख्य लक्षण है इसका। लिख देता हूं मैं यहां, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटने पास पास आ जाना। पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटने पास पास आ जाना रिकेट्स के अंतर्गत ऐसा होता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटने पास पास आ जाना विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं? तो आपका जवाब है, किस रोग के लक्षण हैं ये? रिकेट्स नामक रोग के लक्षण हैं। किस रोग के लक्षण हैं? रिकेट्स नामक रोग के लक्षण हैं। एक बार और पुनः रिपीट कर देते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। नियासिन की कमी से पैलेग्रा। विटामिन सी की कमी से क्या है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इन रोगों के द्वारा हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव होता है। तो वाकई विटामिन जो होते हैं वो भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, लेकिन इनकी शरीर को आवश्यकता जरूर होती है। इनकी कमी से अभाव रोग हो जाते हैं। इसके बाद में अगला जो कुपोषण है वो है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा कुपोषण है? प्रोटीन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के बाद दूसरा जो टॉपिक है यहां से वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण।
आइए प्रोटीन कुपोषण देखते हैं। जैसे विटामिन के लिए बताया था मैंने आपको, उसी प्रकार से प्रोटीन के लिए लिख सकते हो आप। भोजन में प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, भोजन में प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इससे अधिकतर बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे प्रभावित होते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इससे अधिकतर जो इफेक्ट निकल के आता है वो बच्चों पे निकल के आता है। कोश का विभाजन के लिए इस पदार्थ की सख्त आवश्यकता होती है। कौन से की? प्रोटीन की। प्रोटीन चाहिए होता है अपन के लिए। तो भोजन में प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इससे अधिकतर क्या प्रभावित होते हैं? बच्चे प्रभावित होते हैं। मूल रूप से प्रोटीन की कमी से 2 रोग देखने को मिलते हैं। इनमें पहला रोग है क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर, और दूसरा रोग है मैरिस्मस, मैरिस्मस। इस तरीके से बच्चों में ये क्वाशियोरकोर और मैरिस्मस नाम के रोग देखने को मिलते हैं प्रोटीन की कमी से। देखिए क्वाशियोरकोर रोग में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान की जाए कि साहब क्वाशियोरकोर रोग है, या फिर मैरिस्मस रोग के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता करेंगे अपन कि हमें कौन सा रोग है। तो देखिए क्वाशियोरकोर में कई सिम्टम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, त्वचा पीली काली धब्बेदार यानी कि शुष्क होकर के फटने लगती है। त्वचा पीली काली धब्बेदार शुष्क होकर के क्या है? फटने लगती है, त्वचा फटने लग जाती है। और क्या होता है? वजन बढ़ता है। बच्चों का पेट, बच्चों का जो उदर होता है, पेट होता है, वो बाहर निकलने लगता है। त्वचा शुष्क होकर के फटने लग जाती है, वजन बढ़ जाता है। इस प्रकार की सिम्टम्स और क्वाशियोरकोर में देखने को मिलते हैं। दूसरी जो स्थिति होती है वो मैरिस्मस होती है। मैरिस्मस में मेन चीज जो है, आंखें कांतिहीन, आंखें कांतिहीन, कांतिहीन और अंदर धस जाती हैं। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। शरीर का सूखकर दुर्बल हो जाना, आंखें कांतिहीन और अंदर धसी सी हो जाती हैं, और शरीर सूख करके क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। शरीर का सूख कर दुर्बल हो जाना किस रोग का लक्षण है आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या देंगे? मैरिस्मस। कौन से रोग का लक्षण है ये? मैरिस्मस नामक रोग का लक्षण है। इसी तरीके से आंखों का कांतिहीन और अंदर धस जाना किस रोग का लक्षण है? मैरिस्मस रोग का लक्षण है। पर याद रखेंगे मैरिस्मस के लिए, ये जो मैरिस्मस नामक रोग है ये प्रोटीन की कमी से तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ जब
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है, किसकी कमी, एनर्जी की भी कमी हो जाती है, तब कौन सा रोग देखने को मिलता है, मैरिस्मस नामक रोग मिलता है। यदि अलग से आपसे टिप्पणी करवाए, चलो लिखते हैं क्वासियोरकोर और मैरिस्मस में लिए। क्वासियोरकोर यह बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इसके निम्न लक्षण हैं, देखिए कौन कौन से लक्षण हैं। पेट फूल जाना, भूख कम लगना, नंबर 3 त्वचा का या ऐसे लिख दीजिए, त्वचा पीली, काली, शुष्क होकर फटने लगती है, शुष्क होकर फटने लगती है। ये लक्षण आते हैं क्वासियोरकोर के अंतर्गत। और कौन किन में होता है ये रोग, प्रमुखतः बच्चे इस रोग की चपेट में आते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका मैरस्मस। यह प्रोटीन की तथा ऊर्जा में कमी के कारण, प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी के कारण होता है। कई की कमी के कारण होता है, जब भोजन में प्रोटीन तो हो ही नहीं, लेकिन प्रोटीन के अलावा एनर्जी लेवल कम हो, तो ऐसी स्थिति में मैरिस्मस नामक रोग देखने को मिलता है। सिम्टम्स जो बता रहा था मैं, आँखें कांतिहीन हो जाती हैं, आँखें कांतिहीन और अंदर धस जाती हैं, और शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। 2 सिम्टम्स प्रमुख रूप से हुए, आंखें कांतिहीन होकर के अंदर धस जाती हैं, और सेकंड मैं बता रहा हूं आपके लिए, शरीर सूख करके क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ऐसे पढ़ेंगे, जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी होती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मैरिस्मस नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ये रहा आपका प्रोटीन कुपोषण। इसके बाद में देखेंगे अपन खनिज कुपोषण। कौन सा कुपोषण देखेंगे, खनिज कुपोषण देखेंगे इसके बाद में। तो देखिए,
खनिज। खनिज से क्या तात्पर्य है? वे पदार्थ जो खनन क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। शरीर की जैविक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु कुछ खनिज तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और यदि वो तत्व आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो फिर उनकी कमी के जो प्रभाव हैं वो हमारे शरीर पर अनेक प्रकार से परिलक्षित होते हैं, डायरेक्ट रूप से देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से देखिए कई प्रकार के खनिज जो हैं, जैसे कैल्शियम की बात करें अपन, कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। फॉस्फोरस की बात करें, दांतों और हड्डियों को ये भी मिलकर के मजबूती प्रदान करता है। आयरन की अपन बात करें, आयरन जो लौह वर्णक होता है अपन का लोहा, वो हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की यदि हम बात करें तो आयोडीन जो होता है वो अपने एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि श्वास नली के अधर तल पर दोनों ओर स्थित होती है। तो थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन की सख्त आवश्यकता होती है। तो देखिए मैं अभी बताऊं आपको एक बार में कौन कौन से और खनिज तत्व काम के हैं। ये लिख लीजिए पहले। भोजन में खनिज तत्वों की कमी होना, खनिज तत्वों की कमी होना खनिज कुपोषण कहलाता है। खनिज कुपोषण कहलाता है। देखिए कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं। इन खनिज तत्वों की शरीर को आवश्यकता होती है। Na सोडियम, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, P फॉस्फोरस, Fe फेरम यानी कि लोहा, और I का मतलब क्या होता है? आयोडीन। आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नाक काट फरसा लाई। देखो ना से बना दो Na, तो क्या हो गया? ये सोडियम, हिंदी लिख देता हूं इधर। कैसे बना दो? के, क्या हो गया? ये पोटेशियम। का से बना दो Ca, क्या हो गया? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। फरसा से P बना दो, P का मतलब क्या हो गया? फॉस्फोरस। फरसा ला का मतलब लोहा, और लोहा को पढ़ दो क्या आप? Fe। और अंत में क्या आ रहा है आपका? I। ये I आ गई। I का मतलब क्या है? आयोडीन। ओके। इन खनिज तत्वों की हमको अधिक आवश्यकता होती है, अदरवाइज इनकी कमी के प्रभाव भी हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। सोडियम पोटेशियम तंत्रिकीय आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। ये कैल्शियम हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर के दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। Fe इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। Fe हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक कौन सा है? Fe आयरन लौह तत्व।
जो होता है वो हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और आयोडीन जो होती है ना, आयोडीन थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक, कौन निकालता है इस हार्मोन को? जो मैं ग्रंथि की बात कर रहा था आपसे, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो गले में श्वास नली के अधर तल पर दोनों ओर, वो थायराइड नामक ग्रंथि इस थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यदि ये हार्मोन कम मात्रा में स्रावित किया जाता है, यानी कि कम मात्रा में स्रावित से तात्पर्य हुआ ये जो आयोडीन की जब कमी आ जाती है ना अपने भोजन में, हमारे भोजन का आवश्यक घटक होता है आयोडीन, दैनिक भोजन का आवश्यक अंग है ये। आपने एडवर्टाइजमेंटों में देखा होगा, टीवी पे तमाम तरीके के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया जाना चाहिए। तो वो क्यों सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक के सेवन की? क्योंकि शरीर में आयोडीन की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। अदरवाइज भोजन में जब आयोडीन का लेवल गिरने लगता है, कमी जब आने लगती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो गला होता है ना वो सूज करके नीचे लटक जाता है। इस स्थिति को गलगंड या घेंगा या गाइटर रोग कहा जाता है। तो गलगंड रोग से बचा जाता है आयोडीन की पूर्ति करके। तो आयोडीन आवश्यक होती है किसके लिए? थायरॉक्सिन निर्माण के लिए। और थायरॉक्सिन का निर्माण जब हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा इसको मोचित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के कुपोषण हैं अपने, तीनों हमने पढ़े इस वीडियो क्लास के माध्यम से। एक विटामिन कुपोषण, एक प्रोटीन कुपोषण और एक खनिज कुपोषण। इसके बाद में अगले टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।